मैं एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने पार्टी के साथियों को, नेताओं को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। जाके पैर न फटे बीमारी, सो का जाने पीर पड़ाई, का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। आज भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी जब बैठ गए हैं तो कुछ लोगों का कलेजा ऐसे फटता है जैसे मुझे अपने परिवार की एक कहानी याद आती है। मेरे गांव में जमींदार था। सड़क के इस पार मेरे चाचा जी अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे थे। उस पार जमींदार की कचहरी थी। उसके तहसीलदार ने मेरे दादाजी को बुला के कहा कि आपके बाल बच्चे को इतनी तमीज नहीं है कि मेरे सामने खाट पर बैठेगा। उसके बाद मेरा परिवार लड़ाकू था। मेरे पिताजी, 8 चाचा, 4 चचेरा भाई, सभी 4 बरस की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, जेल काट के। उन लोगों ने निर्णय किया कि जमींदार के तहसीलदार को सबक सिखाएंगे और रात में इसका इलाज कर देंगे। उसको पता लग गया, गांव छोड़ के भागा तो भागा ही रह गया। तो मुझे याद आती है कि जैसे अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे हुए मेरे चाचा जी को देख के जमींदार के तहसीलदार की छाती फट गई, उसी तरह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर एक गरीब, निर्धन, पिछड़े वर्ग के बेटा को बैठे देख के इस देश के सामंतवादियों का कलेजा फट रहा है। वैसे फट रहा है जैसे ककड़ी फट जाती है। इसे क्या मिलने वाला है? बर्दाश्त करो। लोकतंत्र में वोट का अधिकार जब मिला तो मैं डॉक्टर अंबेडकर के साथ उन सभी महान नेताओं को अपने तरफ से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने एक कलम के साथ, चाहे हिंदुस्तान के रानी हो, चाहे वो गांव की नौकरानी हो, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, सबको एक साथ बराबर वोट का अधिकार दे दिया। ये बराबर वोट का अधिकार अगर नहीं मिला होता तो आज हिंदुस्तान के दलित और पिछड़ों को जो सम्मान मिला हुआ है उस सम्मान का 1/4 भी समाज में मिलने वाला नहीं था। ये सच्चाई है। समाज के अंदर भारतवर्ष में तीन तरह के लोग पैदा किए गए, एक संरक्षित, एक सुरक्षित, एक उपेक्षित। संरक्षित लोग वो लोग है जो जन्म जन्मांतर तक अपने परिवार के अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, वो सम्मान के जगह पर बैठते चले गए, कुर्सी पाते गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि यही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि इस परिवार में जो पैदा लेगा वही भारत पर राज करेगा। वो लोग संरक्षित थे। उनके द्वारा हिंदुस्तान के कुछ समृद्ध, संपन्न, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले सुरक्षित थे जो देश को लूटते रहे, खाते रहे, बैंक को लूटते रहे, खजाना को लूटते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, फिर भी सुरक्षित रहे। और एक तरफ हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित समाज के लोग थे जो उपेक्षित रहे। इनको मनाया गया आजाद भारत में तुम भिखमंगा हो, तुमको हम कुछ देते रहेंगे, तुम खाते रहो, जिसका प्रमाण है कि आज हिंदुस्तान के 85% पिछड़े और दलित आज भी खड़ा होकर कहते हैं कि मुझे अपना अधिकार दो, मुझे अपने समस्या का निदान करो, मुझे बराबरी का दर्जा दो, मुझे सम्मान दो। आज हिंदुस्तान के 85% लोग अगर हाथ जोड़ के मांग रहे हैं तो इसके लिए अपराधी कौन है? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। इंसान के मन में एक मन की भूख होती है, एक पेट की भूख होती है। पेट की भूख मिलती है रोटी से, मन की भूख मिटती है सम्मान से। हिंदुस्तान के अंदर जो मन के भूखे हैं या पेट के भूखे हैं, आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपने उसके पेट की भूख मिटाने के लिए थोड़ा बहुत देते रहे भिखमंगा के जैसे, लेकिन उनके मन की भूख मिटाने के लिए आजाद भारत में कुछ भी काम नहीं किया गया। कोई काम नहीं किया गया आजाद भारत में जो उनके मन की भूख मिटती। आप अभी नौकरी की बात कर रहे थे, आपने चलाया। आज भी जो इसमें हमारे रिपोर्ट में दिया गया है कि आज भी क्लास 1 की नौकरी में अनुसूचित जाति को 13.94% है, अनुसूचित जनजाति को 5.82% है, अन्य पिछड़े वर्ग को 11.11% है। कहां 27%? कहां दे रहे हो 11%? ये 2 वर्ष में नरेंद्र मोदी खा गए कि खाए आप, पेट फुलाए आप, और ऊपर से हमारे ऊपर छिगरा फोड़ते हो कि हमने ये किया। अपने मनमर्जी तो दागते चले जा रहे हैं। और परिवर्तन तो आ गया
कि जब हिंदुस्तान के गरीब के बेटे के पिछड़े वर्ग को हिंदुस्तान के गरीबों ने भारत के प्रधानमंत्री पर बैठा दिया और राजमहल में रहने वाले राजा रानी के कोख से पैदा लेने वाले लोगों को कहा कि तुम बाहर जाओ, गेट आउट। और अब आप ऊपर से करते रहते हो, जब देखो तब नरेंद्र मोदी से जैसे ईर्षा पैदा हो गई है। काहे भाई इतनी नफरत पैदा हुई है, क्यों खुजली पैदा होती है? हिंदुस्तान के अंदर में कोई गरीब पिछड़े के लोगों को बैठने का है नहीं, आपने बैठने दिया कभी? क्या आपके पार्टी में बाबू जगजीवन नाम प्रतिभाशाली थे, जिनकी भर आस लगाए रह गए, एक बार एक नंबर की कुर्सी का मौका मिलता, आपने बनने दिया क्या? आपने बनने दिया क्या? नहीं, आपने बनने दिया क्या? मैं भी देखा हूं, मैं बिहार का हूं, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने अगर चाहा तो उस बिहार में गरीब, निर्धन, निर्बल, बकरी चराने वाले, जमीन पर सोने वाले, बासी भात खाने वाले एक गरीब नाई के बेटा कर्पूरी ठाकुर को बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। आपने कभी बैठाया क्या? बताओ। राज करे कोई, मुख्यमंत्री बनाया भारत में, आप क्या बात कर रहे हो? अच्छी बात है। आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनाने में कौन रोक दिया था? क्या आपने उपयोग किया? आपने उपयोग किया अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उपयोग किया, इस हिंदुस्तान के अंदर में बनाया, कठपुतली के जैसे नचाया। जैसे हम लोग बचपन में थे तो बाइस्कोप सिनेमा देखते थे, वो दिखाता था या हबरे का पुल देखो, मक्का शहर मदीना देखो, यमपुरी यमखाना देखो, दिल्ली का जमा मस्जिद देखो, 6 मन की रानी देखो, 9 मन का बुलाक देखो। इसीलिए इन्होंने पिछड़े, दलित, अनुसूचित जातियों को नेता बना के ऐसे बाइस्कोप दिखा के उनके समाज को ठगा और कहा वोट बटोर के लाओ, दिल्ली पर मुझे बैठाओ। दिल्ली पर बैठने का हक हिंदुस्तान में केवल कुछ परिवार और कुछ खानदान को है, बाकी लोग इस देश में उसके अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सोचो समझो। एक योजना नहीं है, नरेंद्र मोदी जो योजना चलाए हैं वो डॉक्टर लोहिया ने जब कहा था, मैं आपको सुना देना चाहता हूं, दो लाइन सुना देना चाहता हूं, उसके आधार पर आज वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था केवल जो पिछड़े और दलित लोग हैं उनके लिए क्या चाहिए? आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी, ये सारी बराबरी उनको चाहिए। क्या ये सारी बराबरी मिल गई? नहीं मिली। आजाद भारत में आज भी क्या बताएंगे कि केंद्रीय सरकार के सेक्रेटरी के पद पर, सेक्रेटरी के समकक्ष पद पर कोई पिछड़ा वर्ग और दलित समाज का आदमी, अनुसूचित जाति का या जनजाति आदमी का है? क्यों नहीं आया? किसने रोका? कौशलेंद्र जी जरा धीरज रखिए, हंस के मत बात करिए। हम अपनी पीड़ा पर, अपने अपमान पर हम सब मिलकर लड़े। उपनिषद की एक कथा है, प्रजापति ब्रह्मा के यहाँ देव और दानव दोनों भोज खाने गए। प्रजापति ने को दानवों ने कहा कि सब दिन ये देवता खाते हैं, आज मैं पहले खाऊंगा। उन्होंने कहा हाथ में लकड़ी बांध देंगे। सबने कहा स्वीकार है। दानव लोग बैठ के गए खाने के लिए। श्रमजीवी निर्धन गांव के गरीब किसान वो गए खाने, हाथ में लकड़ी बंध गई। पत्ते से उठाते थे, ऊपर से डालते थे, कुछ मुंह में गया, कुछ कपड़ा चेहरा खराब किया, उठ गए। देवताओं को खाने का अवसर मिला, आमने सामने पत्तल लगा के बैठ गए। इस पत्तल वाले ने उस पत्तल से उठा के उसको खिलाया, उधर वाले ने इसको खिलाया, दोनों भर पेट खा के उठ के चले गए। हिंदुस्तान के गरीब पिछड़े दलितों, जिस दिन इस कहानी, उपनिषद की कहानी और ज्ञान के रहस्य को समझोगे उस दिन पता लगेगा। आज नरेंद्र मोदी गरीब, निर्धन, निर्बल, एक पिछड़े वर्ग का आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना। आज उनके विरोध करने वाले हिंदुस्तान के जो पिछड़ी जाति के नेता उठ रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि कभी न कभी इसी नरेंद्र मोदी के पार्टी ने तुमको सर पर उठाया था, कुर्सी तक बैठाया था। अगर हम मौका नहीं देते तो कहीं गली में, सड़क पर भटकते रहते, कोई पूछने वाला नहीं रहता। और आज हमको कहते हो कि हम एक करेंगे, वो करेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे। अब तुम हिंदुस्तान के अंदर में आपको जो मनमर्जी सो बोल लो। संघ के मुक्त करने वाले
इस दुनिया में बहुत आए गए, जन्म के आए, जन्म के चले गए, लेकिन जो जो उसको मुक्त करने वाला आया था वो सब स्वर्गधाम चले गए। संघ अपनी जगह पर वैसे चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, डॉक्टर लोहिया ने कहा था हिंदुस्तान के अंदर ये पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है जाति प्रथा। इस जाति प्रथा को मिटाने के लिए आपने कोई काम किया क्या? नहीं किया। कोई योजना बनाई? नहीं बनाई। इसलिए डॉक्टर लोहिया सबसे ज्यादा जोर देते थे कि हिंदुस्तान से अगर जाति प्रथा रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। इस जाति प्रथा को मिटाना है, इस जाति प्रथा को मिटाना है तो आप इसको मिटाओ, तोड़ो, तब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए करना क्या है? किसी राज्य सरकार जो पिछड़े और दलित के नाम पर सत्ता में आए, किसी ने अंतर जातीय विवाह करने वाले को कोई प्रश्रय दिया, कोई कानून बनाया, कोई उनको सम्मानित दिया? हिंदुस्तान में अगर जाति प्रथा को तोड़ना है तो एक ही है, वह हिंदुस्तान के अंदर अंतर जातीय विवाह, और अंतर जातीय विवाह करने वालों को पूरा सम्मानित होना चाहिए। अंत में मैं कहूंगा श्री नरेंद्र मोदी केवल एक योजना नहीं, ये जनधन योजना किसके लिए है? जनधन योजना से किसका लाभ हुआ है? 0 पॉइंट पर जो 21 करोड़ लोगों ने खाता खुलवाया है, वो खाता खुलवाने वाले यही पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। आपने कितना खाता खुलवाया था? अभी हमारे यहाँ कल बोल रहे थे रूढ़ी जी, ये कौशल विकास से जो दे रहे हैं हम, ये किसका है कौशल विकास? मांस मारने वाला, लकड़ी वाला, लोहा वाला, चमड़ा वाला, गिट्टी वाला, मिट्टी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, तांगा वाला, टमटम वाला, ये कौन है? ये सभी पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। उनके हाथ में जो हुनर है, उनकी योग्यता की कोई पहचान नहीं थी। हमारे पास में सब ज्ञान है, कौशल है, लेकिन हमको अकुशल मजदूर कहा जाता था। आज इनके जो आए गिच-पिच बढ़े करे न काम, ऐसे लोग जो आते थे कहीं से सर्टिफिकेट लेके बड़े बड़े इंजीनियर बन के जाते थे। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने कौशल विकास योजना के तहत हमारे उन भाइयों को, बच्चों को, माताओं को, बहनों को, उनके हाथ में जो परंपरागत ज्ञान है, उन ज्ञान के आधार पर उनको एक प्रमाण पत्र दे, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर उनको हिंदुस्तान में सम्मान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा। इससे नहीं है काम क्या? इस पर मूल्यांकन करिए। मुद्रा बैंक, 1,37,00,000 लोगों ने मुद्रा बैंक से अब तक जो कर्ज लिया है, किसने लिया है? मैं थावर चंद जी से कहना चाहूंगा, इन सभी योजनाओं का आप अपने यहां से एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराइए कि इसका आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कितने लोगों को लाभ मिला है, जिससे हिंदुस्तान के लोगों को आंख खुल जाएगी कि इस योजना का लाभ पिछड़े दलित, निर्धन, निर्बल किसान को कितना गया है। हम लोग नारा लगाते थे समाजवादी आंदोलन में, गांधी लोहिया का अरमान, मालिक हो मजदूर किसान। और आज मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मेरी वो अभिलाषा पूरी हो गई जब नरेंद्र मोदी ने काम किया। नरेंद्र मोदी ने किया काम, मालिक बना मजदूर किसान। गांधी, लोहिया, दीन दयाल, इनके जो सपने थे, अंबेडकर के सपने थे, उन सपने को साकार रूप में प्रकट किया है, सगुन रूप में प्रकट किया है। लेकिन आप, एक बात फिर मैं कहूंगा, एक दिन और मैं कहा था, चाहे लाख कुछ कर लो, मैं हुकुमदेव नारायण यादव 58 वर्ष से राजनीति में लड़ते मरते आया हूं। जितना मेरा जेल में पसीना गया होगा, उतने आज के बहुतों नौजवानों ने दूध नहीं पिया होगा। जितने मेरे शरीर पर धूल पड़े होंगे, उतने उन्होंने अपने घर में पाउडर नहीं लगाया होगा। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जेल के अंदर जब हम सड़ते थे, सेल में बंद कर देते थे इस सामाजिक क्रांति में, तो उस समय जेल के अंदर से हम गाते थे, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल के धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे। और जिस दिन 1914 में भारत के गरीब, निर्धन, निर्बल किसानों ने एक गरीब पिछड़े वर्ग के नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, उस दिन हमने कहा गांधी लोहिया का अरमान वो पूरा हो गया इस देश में कि हिंदुस्तान की सत्ता उनके हाथ में आ गई। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, धीरज रखिए। हमारी ओर क्या देख रहे हैं? अपनी ओर देखिए ना, राज्यों में जाइए ना। बिहार में नीतीश लालू का नाम लेके किसी तरह कुर्सी मिल गई नहीं। बिहार में
उन नेताओं का नाम लेकर के, कुछ नेताओं का नाम लेके आप कुछ सीट जीत गए। अकेले तो लड़े थे उससे पहले, कितना सीट आया था। हमारे बिहार में हम लोग कहते हैं धन में धन कठौता, आप पूत में पूत सौतौता। तो कितने आए थे अपने। कहीं किसी नेता का पाठ पकड़ते हो, उनको फुसलाते हो, लकड़ी सुंघाते हो, तमाशा दिखाते हो, मुंगरी लाल का हसीन सपने दिखाते हो, कितने को भारत का प्रधानमंत्री बनाते हो और फिर आगे आगे बढ़ा के लाते हैं, उनके साथ चढ़ जाते हैं। क्या हुआ? कहाँ गया उत्तर प्रदेश? कहाँ गया? आसाम में क्या हाल हो रही है? बंगाल में क्या हो रहा है? जरा देख लो, अपने आप को देखो। हिंदुस्तान के उन गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित को अब मूर्ख मत समझो। आप वो जग गए हैं, उठ गए हैं, पहचान गए हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय में इन कहना चाहूंगा, देश के नौजवानों से, मैं देश के किसानों से, मजदूरों से, पिछड़ों से, दलितों से, जो लोकसभा के चैनल पर बैठ करके आज लोकसभा की कार्यवाही को देखते रहते हैं, मैं उनको एक ही कहना चाहता हूं, वह हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, किसानों, पिछड़ों, दलितों, अपने दोस्त को पहचानो और अपने दोस्त दुश्मन को भी जानो। दुश्मन को जान के उसको साफ करो, अपने दोस्त को पहचान करके उसका साथ दे करके हिंदुस्तान की तख्त बदल दो, ताज बदल दो, फिर देख लो हिंदुस्तान का क्या होगा। अरे क्या हुआ? हम कहीं गए अध्यक्ष महोदय, हम कहीं गए, लेकिन आज हिंदुस्तान के हस्तिनापुर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का राज है। जो दिल्ली में लहराता है वही देश में पूजा जाता है। क्या बात करते हैं आप साहब? दिल्ली की एक अलग कीमत है, दिल्ली की अलग कीमत है। हमको लोगों ने दिया है, 2019 तक रहेंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं थावर चंद गहलोत जी से एक प्रार्थना करूंगा। एक ही मंत्रालय है अध्यक्ष महोदय, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ये तीनों को देखते हैं। अनुसूचित जनजाति अलग हो गया, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग एक साथ है। पिछड़ा वर्ग को भी एक अलग मंत्रालय बना दिया जाए, उनके लिए भी अलग सब कुछ प्रावधान किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से जी भी हम लोग आग्रह कर चुके हैं और प्रधानमंत्री जी करेंगे, मुझे लगता है कि वो करेंगे, समय आने पर वो जरूर करेंगे। और एक बात जो पिछड़े वर्ग के लोगों की मांग रही है, ये जितने निजी कारखाने वाले हैं वो सरकार का धन ले लिए हैं। 4 लाख रुपया जो बैंक वाले पचा रहे हैं, 4 लाख करोड़, ये पैसे हमारे, जो शेयर बेचते हैं तो उसमें हिस्सा जनता का, और जब उसमें ही आरक्षण के आधार पर नौकरी नहीं देंगे, क्यों? उन निजी कंपनियों भी आरक्षण के आधार पर नौकरी दी जाए, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ों को दिया जाए। ये है क्रांतिकारी कदम। आखिर में मैं प्रार्थना करते हुए समाप्त करूंगा, भारत के प्रधानमंत्री से आप पहचानिए। हिंदुस्तान के बड़े लोगों को पहचाना गया इसलिए कि उनकी लॉबी करने वाले ढेर हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, कोई टीवी वाला, कोई अखबार वाला, कोई लिखने वाला, कोई लॉबिस्ट, एक अलग जाति है, उसका नाम है लॉबिस्ट। वो लॉबिस्ट जाति है जो सबके लिए लॉबी करती है। इन पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति और जाति के लिए हमारा लॉबी करने वाला कोई नहीं है। हम अपना वकील खुद हैं, अपने बहस खुद करते हैं, अपनी बात अपने सुनाते हैं, हम अपनी गीत को गाते हैं। इसलिए उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन प्रतिभाओं को जो गांव में ये पिछड़े, दलित, समाज छिपे हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाए। कोई एक जीरो से स्टार्ट करता है, बड़ा पूंजीपति बनता है, उनका नाम अखबार में, टीवी में कि बड़ा काम कर गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर, बकरी चलाने वाला, बासी भात खाने वाला, जमीन पर सोतने वाला नाई का बेटा, अगर बिहार में एक छत्र 20 वर्ष तक राज करता है, धन्य है कर्पूरी ठाकुर की माँ। अगर उनको कहा जाए तो उनको सम्मानित किया जाए जिसने ऐसे रत्न को पैदा किया। अगर पूजा करना है तो नरेंद्र मोदी के उस माता पिता को पूजा करना चाहिए। मैं इस भारत के संसद में खड़ा होकर उस माता पिता को हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। धन्य है आप जिसने एक ऐसे पुत्र को पैदा किया जो हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया, हिंदुस्तान का तख्त बदल दिया, हिंदुस्तान में एक नए इतिहास की रचना कर दी।
इसलिए उन प्रतिभाओं को पहचानना है, उनको सम्मानित करना है। पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति में ऐसे हुनर वाले हैं, कारीगर हैं, ऐसे वो उस्ताद हैं, समाज में उनका स्थान है, लेकिन वो पूजित नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब श्रीमान नरेंद्र मोदी के राज में वो पूजित होंगे, सम्मानित होंगे, उनको उचित स्थान मिलेगा और नया हिंदुस्तान बनेगा। नए हिंदुस्तान का जो हमने सपना देखा था, गांधी, लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, कर्पूरी ठाकुर चरण सिंह ने देखा था, वो सपना हम साकार करेंगे। हम कितने भी करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है, जो इस देश को लूटने वाले रहे, खाने वाले रहे, दो तरह के नेता होते हैं। एक देश के खातिर मरते हैं, एक देश को खा खा मरते हैं। तो देश को खा खा के मरने वाले जो नेता हुए वो कभी हमें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, आप हमको पसंद करो न करो, आप हमसे जितना लड़ना चाहो लड़ो, आकाश में लड़ो, पाताल में लड़ो, धरती पर लड़ो, जितना लड़ना चाहो लड़ो। लेकिन एक बात कह देना चाहते हैं कि अब जो जमाना चाहते हो तो फिर वही उलट के आएगा। इस भरम में मत रहिए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते देखते चले जाइएगा, लेकिन वो 20 साल का जमाना लौट के आने वाला नहीं है। अब पानी बहुत आगे बढ़ चुका है, हम जग चुके हैं, हम देख चुके हैं, हम नया हिंदुस्तान बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर आगे तक जाएंगे। मैं इस सदन में एक गरीब किसान का बेटा इतनी दूर तक आया हूँ। मैं आज यहाँ कह सकता हूँ, जैसे कुरुसभा में कृष्ण ने कहा था, मैं उसी कृष्ण वंश का हुकुमदेव नारायण यादव उंगली उठा के कहता हूँ, पूरे दुनिया को याद रखो, 2019 में भी फिर नरेंद्र मोदी लौट के आएगा, हिंदुस्तान का राज बनाएगा। जो लड़ना चाहोगे वो 7 समुंदर में डूब जाओगे, इसलिए हमको तुम रोक नहीं पाओगे। काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा जुमला निकला, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है।